गुरु पर गदर। जी हां, पंजाब में सिखों के गुरु यानी गुरु ग्रंथ साहब के अपमान को लेकर गदर मचा हुआ है। कई शहरों में हिंसक आंदोलन हो रहे हैं। तमाम हाईवे 7 दिन से बंद पड़े हैं। तनाव बढ़ता देख पंजाब के 4 जिलों के अंदर अर्धसैनिक बल तैनात करने पड़े हैं। सवाल यह है कि आखिर गुरु पर गदर के पीछे किसका हाथ है? वो कौन है जो पंजाब की मजहबी हवा में जहर घोलने की साजिश कर रहा है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने आज दावा किया कि सूबे की शांति भंग करने के लिए यह पूरी साजिश रची गई थी। देखिए गुरु पर गदर, हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वर्ण मंदिर में जत्थेदारों का विरोध, लुधियाना में लोग सड़कों पर, जालंधर में भी गुस्से की आग। पूरा पंजाब इसी गुस्से की आग की चपेट में है। गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की खबरों के बाद पंजाब के कई शहरों में तनाव इतनी तेजी से फैला कि सरकार और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मंगलवार को जमकर हंगामा मचा। सिख इतिहास में पहली बार अकाल तख्त के जत्थेदारों को स्वर्ण मंदिर में ही विरोध का सामना करना पड़ा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों और दरबार साहिब में शब्द कीर्तन करने वाले रागियों ने जत्थेदारों का पुरजोर विरोध किया। इनका आरोप है कि अकाल तख्त के मुख्य जत्थेदार और एसजीपीसी की वजह से सिख धर्म पर यह संकट आ चुका है। विरोध करने वाले लोग अकाल तख्त के मुख्य जत्थेदार गुरबचन सिंह और एसजीपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन्हें सारे तख्तां दे जथेदार इस्तीफे दे गल च फट्टा पा के हुण कैसी कौम दे गुनाहगार और श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा हितां वास्ते सिख कौम दी हितां वास्ते सिर दे के बनाया सी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਆਵੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ। दरअसल इस पूरे झगड़े की जड़ हफ्ते भर पहले आई वो खबर है जिसमें कहा गया था कि पंजाब के कई शहरों में गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने फाड़े गए। गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की खबरें फैलते ही पंजाब के कई शहरों में तनाव फैल गया। कई जगहों पर सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतर पड़े। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह हिंसक झड़पें हुई, 2 सिख मारे गए। सिखों की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए। पूरे पंजाब में बीते 1 हफ्ते से सिख समुदाय का प्रदर्शन जारी है। जगह जगह हाईवे जाम कर दिए गए हैं। मंगलवार को अमृतसर, जालंधर समेत कई शहरों में बंद रखा गया। बंद का खासा असर दिखा। आ जाम पक्का है जी। असी ज्यादा तक सानू अच्छे लग रहा है मोर्चा लगा के रखांगे ते सानू न्याय जिहड़ा होया साडे नाल ओहदा इंसाफ नहीं मिलदा। असी इत्थे बैठे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग पाड़े गए ने, दोषी कानून की गिरफ्त तो बाहर ने। साडी सब तो वड्डी मंग हैगी है कि दोषियां नू गिरफ्तार किया जावे। कई इलाकों में दुकानें बंद करवाने को लेकर प्रदर्शनकारियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच झड़प की भी खबरें आईं। विवाद शुरू होने के हफ्ते भर बाद भी कई शहरों में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये देखते हुए बादल सरकार ने अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और तरन तारण में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए हैं। इस बीच लुधियाना पुलिस ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में एक महिला और ग्रंथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई महिला ने कबूला है कि वो गुरुद्वारे में सेवा करती थी और उसी ने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया। फिलहाल पुलिस इस महिला से पूछताछ में जुटी है। सवेरे 4:20 ते ये लेडी गुरुद्वारा साहब की सेवा करन आई। इन्हें ताला खोल के गुरु महाराज के पवित्र पावन अंगां नूं उन्हां दी खिच के फाड़िया। इस दे नाल नाल इन्हां बंदियां दी जिहड़ियां फॉरेन दी कॉल आईयां अब्रॉड तो जिहड़ियां कॉल आईयां दुबई एंड आस्ट्रेलिया तो किसी कॉन्टैक्ट विच आए ने बंदे। इस मुद्दे पर पंजाब की सियासत भी सुलग उठी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही पार्टियों ने बादल सरकार पर हालात से निपटने में नाकाम रहने का आरोप मढ़ा। आम आदमी पार्टी ने तो बादल सरकार को बर्खास्त कर
राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग की। माननीय गवर्नर साहब से पंजाब विधायक दल के तरफ से हमने मांग की है कि पंजाब में बिना देरी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि पंजाब सरकार बुरी तरह से नाकाम साबित हो चुकी है। हमने गवर्नर साहब के ध्यान में ये मुद्दा लाया कि वो होम मिनिस्ट्री से बात करें, और पंजाब में अमन कानून की स्थिति जो है वो बहुत खराब है। ऐसे में राष्ट्रपति राज की मांग की है हमने। एक ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। प्रदर्शनकारी बादल सरकार से बेहद नाराज हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोक पाने में नाकाम रही। इस विवाद के बाद अकाली दल के कई नेता पार्टी से इस्तीफा भी दे चुके हैं। सिर्फ पंजाबी नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों और विदेशों में बसा सिख समुदाय भी बादल सरकार से इस मुद्दे पर खफा दिख रहा है। केंद्र सरकार भी हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष कमल शर्मा से बातचीत की और हालात की जानकारी ली। इस बीच पंजाब सरकार ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक भी बुलाई। अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN 7। दाल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ अब देश भर में लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार के फैसले के बाद केंद्रीय भंडार और सफल के 500 स्टॉलों पर अरहर की दाल 120 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस बीच कई राज्यों में दाल की चोरी को लेकर ताबड़तोड़ छापे पड़े, जिसमें हजारों क्विंटल दाल बरामद हुई है। वहीं महंगी दाल को लेकर अब सियासी तूफान भी खड़ा हो गया है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन जेब अभी भी जनता की कट रही है। मुंबई में हंगामा बरपा है दाल की डबल सेंचुरी के खिलाफ। माया नगरी में थाली और बेलन के साथ प्रदर्शन कर रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने पूछा कि महंगाई रोकने के वादे का क्या हुआ। आपको बता दें कि मुंबई में दाल की कीमतें 200 रुपए प्रति किलो के पार हो चुकी हैं। बात का है कि दाल की कीमत जो है मुर्गी से भी ज्यादा आसमान छू रही है। जनता खाने के लिए त्रस्त है। मोदी सरकार के अच्छे दिन कहां गए इसका कोई पता नहीं चल रहा है। मुंबई की तरह भोपाल में भी दाल की आसमान छूती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिला कार्यकर्ताओं ने 100-100 ग्राम के दाल के पैकेट खरीदे और गरीबों में बांटकर विरोध जताया। ये पाउच ऐसे मार्केट में मिल रहे हैं, हमने मनाए नहीं है। ये पाउच जैसे काजू बादाम आज मार्केटों में पाउचों में मिलते हैं, वैसे दाल मिल रही है। दाल पर दंगल सिर्फ महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में चल रहा है। अब तो इसकी चोरी भी होने लगी है, जिसे लेकर कई राज्यों में छापे पड़े। महाराष्ट्र के पुणे, सांगली, नासिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपुर में छापे। कर्नाटक के मैसूर में 3600 क्विंटल दाल बरामद। मध्य प्रदेश में 2295 मीट्रिक टन दाल बरामद। तेलंगाना में 2546 मीट्रिक टन दाल बरामद। आंध्र प्रदेश में 600 मीट्रिक टन दाल बरामद हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में दाल की महंगाई का मुद्दा भी उछल रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि नीतीश सरकार की नाकामी के चलते बिहार में दाल के दाम बढ़े हैं। जो आज नीतीश कुमार जी सवाल उठा रहे हैं दाल की कीमतों के बढ़ने का, मैं मानता हूं कि इसके लिए पूर्णतः वही जिम्मेवार हैं। गुजरात सरकार है, इसमें राजनीति कर रही है और टोटली का टोटली नीतीश कुमार का फेल्योर है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि लोगों को महंगे दर पर दाल खरीदना पड़ रहा है। उधर विपक्ष एक सुर में दाल की महंगाई का ठीकरा केंद्र के सिर फोड़ रहा है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या देश के दूसरे राज्यों में क्या है दाल का दाम है? ऐसा हास्यास्पद बात करना। तो केंद्र सरकार भी आगे आए जिससे महंगाई कम हो। उन्होंने तो देश भर में कहा कि महंगाई हम कम कर देंगे, हमारे पास फार्मूला है कम करने का। दिल्ली में नहीं पूरे देश के अंदर दाल की कीमतों में उछाल आया, उससे पहले प्याज की कीमतों में, सब्जियों की कीमत में, और प्रधानमंत्री थकते नहीं ये कहते हुए कि अच्छे दिन आ गए। वहीं दाल की चोरी और उस पर हो रही सियासत के बीच कैबिनेट सचिव ने समीक्षा बैठक की। सरकार ने एक आदेश पारित कर अनिवार्य वस्तु अधिनियम में संशोधन करते हुए आयात की गई दालों के स्टॉक की सीमा तय कर दी है। साथ ही राज्यों को दाल की कालाबाजारी रोकने के लिए भी कहा गया है। लेकिन इन तमाम उपायों के बीच सवाल वही,
आखिर आम आदमी की दाल कब गलेगी? निशात शम्सी, मनोज शर्मा और अमिताभ सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। लोगों की, परिवारों की थाली में दाल कब लौटेगी, देश पूछ रहा है। बहरहाल इंडिया 9 बजे में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। इस बीच नेताओं के बीच में जुबानी जंग का दौर भी चल रहा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा है कि दशहरे में पॉलिटिकल राक्षसों का वध करना है। लालू ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्हीं की ओर इशारा किया। लालू के इस बयान पर जवाब तो आना ही था। देखिए नेताओं की बिहार में जुबानी जंग। इसी सेना पर वध करने का विजयदशमी मनाया जाता है, यही है अपना इतिहास। देखा हम लोग वध करने के लिए, पॉलिटिकल वध करने के लिए हिंसा वाला नहीं, पॉलिटिकल वध हो जाएगा। नीतीश के खेमा से जीतन मांझी रूपी विभीषण जब बाहर आया है तो रावण वो हैं, अत्याचारी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, जो भी हैं कर रहे हैं। और अमृत कहाँ था जीतन मांझी को पता था, वो अमृत खींच लिया है। अब नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ बाण चलाना है और रावण वध वहाँ हो जाएगा। बिहार की जनता भी दशहरा में जिसको रावण के रूप में जानता है, जिसको जंगल राज का प्रतीक मानता है, जिस पार्टी को, उस पार्टी का वध करने के लिए बिहार की जनता तैयार है। क्या वक्त आ गया है जब देश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही शिक्षा प्रणाली को बदल दिया जाए? केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से ही शिक्षा के क्षेत्र में नई समझदारी लाने की कोशिशें हो रही हैं, चाहे इतिहास को नए सिरे से लिखने का प्रयास हो या फिर वैदिक युग से जुड़ी विरासत को नए सिरे से परिभाषित करने का मुद्दा हो। और अब आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहल पर पूरी शिक्षा प्रणाली पर एक बड़ा राष्ट्रीय सर्वे शुरू किया गया है। स्कूली बच्चों के माता पिता, नौजवानों, गृहिणियों और सरकारी बाबुओं से अलग अलग 10 सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या है ये अहम सवाल? देखिए अहमदाबाद से IBN 7 संवाददाता जनक दवे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, संघ का नया ज्ञान। लॉर्ड मैकाले, वो इंसान जिसने हिंदुस्तान को आधुनिक शिक्षा का नया आईना दिया, लेकिन जिसने फारसी की जगह हिंदुस्तानी तालीम में अंग्रेजी भाषा को गहरे तक रोक दिया, जिस पर इल्जाम लगते रहे कि उसने अपनी जमीन से, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति से कटे हुए हिंदुस्तानियों की पढ़ी लिखी जमात तैयार की, जिसकी नजर में ये दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी। एक ओर पढ़े लिखे अंग्रेजी ज्ञान से सजे लोग, तो दूसरी ओर अनपढ़ और जंगली। क्या उस इंसान का बनाया पढ़ाई लिखाई का सिस्टम बदलने वाला है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का ब्लूप्रिंट तैयार है? भारी स्कूल बैग हो या विदेशी सोच और भाषा की मानसिकता, संघ से जुड़ी पुनरुत्थान विद्यापीठ बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रणाली में बदलाव की पक्षधर है। बच्चों के माँ बाप, नौजवानों, महिला और गृहिणियों के साथ सरकारी अफसरों के लिए बकायदा मेड इन इंडिया शिक्षा का रिसर्च शुरू हो चुका है। संघ के ज्ञान से प्रेरित 10 सवाल पूछे जा रहे हैं। अभिभावकों से विद्यापीठ के सवाल। 2-3 वर्ष के शिशु को विद्यालय भेजना शिशु के हित में है या अहित में? आप अपने बालक को किस भाषा में, मातृभाषा में या अंग्रेजी में शिक्षा दिलवाना चाहती हैं और क्यों? आप अपने बालक को मैगी, बर्गर, पिज्जा जैसा जंक फूड खिलाना शिक्षा प्राप्ति में साधक मानते हैं या बाधक? आपके बालक का रात्रि में सोने व प्रातः जागने का समय क्या है और क्या होना चाहिए? आपका बालक प्रतिदिन मैदानी खेल खेलता है या नहीं? खेलता है तो कितना वक्त? बस्ते के बोझ को हल्का करने के लिए आपका क्या सुझाव है? आप अपने बालक को ट्यूशन करवाना क्यों आवश्यक मानते हैं? आपका बालक 24 घंटों में कितना समय टीवी और कंप्यूटर पर बिताता है? आपकी दृष्टि में बच्चे को टीवी, कंप्यूटर के बजाय इस समय का उपयोग किस काम में करना चाहिए? आज शिक्षा पर बहुत पैसा खर्च होता है। आपकी दृष्टि में इसका कारण क्या है और समाधान क्या है? संघ नई शिक्षा प्रणाली में नौजवानों की भागीदारी चाहता है, लिहाजा भारत के नौजवानों से भी सवाल पूछे गए हैं। आपने जो शिक्षा प्राप्त की है, उसने आपको आजीविका चलाने के लिए समर्थ बनाया है? क्या आज की शिक्षा खरीदारी करने, घर चलाने, सामाजिक संबंधों को बनाए रखने जैसे व्यवहारों में अधिक सक्षम बनाती है? क्या उत्तम पारिवारिक व सामाजिक स्वास्थ्य हेतु
स्त्री पुरुष को दी जाने वाली शिक्षा के विषयों में भिन्नता की आवश्यकता है? अगर है तो किन किन विषयों में? क्या इस शिक्षा पद्धति से देशभक्ति की भावना जगाई जाती है? ये भावना प्रत्यक्ष व्यवहार में कैसे आती है? कोई एक उपाय बताएं। क्या आज की शिक्षा से आपको आतंकवाद, पर्यावरण संतुलन और नैतिक मूल्यों के पतन जैसे वैश्विक संकटों को दूर करने में मदद मिलती है? अगर हाँ, तो कैसे? इस शिक्षा प्रणाली में कौन सा बदलाव लाने से वो अधिक प्रभावशाली बन सकती है? अपना सुझाव दीजिए। आज की शिक्षा से किसी को भी संतोष तो नहीं है, सब परिवर्तन चाहते हैं। किस प्रकार का परिवर्तन हो, इसके लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ अध्ययन भी करता है, अनुसंधान भी करता है। जाहिर है, बच्चे की पहली शिक्षक उसकी माँ होती है, इसलिए आरएसएस से जुड़े पुनरुत्थान विद्यापीठ ने बाकायदा गृहिणियों के लिए सवालों की फहरिस्त तैयार की है, जिसमें उनका मन टटोलने की कोशिश की है। इसमें आधुनिक नारी की परिकल्पना भी है, साथ ही में नौकरी और घर चलाने का संघर्ष का भी जिक्र है। क्या गृहिणी को नौकरी करनी चाहिए? क्या गृहिणी बनने की शिक्षा मिलना भी जरूरी है? क्या गृहिणी बनना अच्छा है? क्या उत्तम गृहिणी बनने के लिए उच्च शिक्षित होना आवश्यक है? आप अपनी पुत्री को करियरिस्ट बनाएंगी या गृहिणी, या दोनों? क्या दोनों बनना संभव है? आप अर्थोपार्जन यानी पैसा कमाने के लिए नौकरी करती हैं। गृहिणी नौकरी करे तो घर चलाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? परिवार को एकजुट रखने के लिए वर्तमान शिक्षा साधक है या बाधक? और आखिर कैसे? वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर आज की गृहिणी की क्या चिंताएं हैं? एक गृहिणी अपने परिजनों को क्या क्या सिखा सकती है? भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने की संघ की तैयारियों पर सवाल भी खड़े होंगे। मुमकिन है इसे शिक्षा का भगवाकरण भी कहा जाए, लेकिन पुनरुत्थान विद्यापीठ ऐसे कई आरोपों का सामना करने के लिए भी तैयार है। उनका कहना है कि इस प्रश्नावली का चरित्र ही विशुद्ध मेड इन इंडिया है। इट इज वेरी मच इंडियन, इट इज नॉट आरएसएस, इट इज इंडियन। ये आरएसएस नहीं है, ये भारतीय है। भारत के लोग ऐसे रहे हैं और हम साथ ही साथ पूर्ण रूप से वैश्विक भी हैं। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं देश में जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है और आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, उनको तोड़ के वो शिक्षा में संघीकरण दाखिल करना चाहते हैं। बदलाव जड़ से शिखर तक हो, इसलिए नौजवानों, बच्चों के माता पिता और गृहिणियों के अलावा सरकारी बाबुओं को भी इस सर्वे का हिस्सा बनाया जा रहा है। उनके लिए भी अलग सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। आपकी दृष्टि में शिक्षा सरकार के अधीन रहनी चाहिए या शिक्षाविदों के अधीन? आपकी दृष्टि में शिक्षा संस्थानों को सरकारी मान्यता लेनी चाहिए या मुक्त रहना चाहिए? आपकी दृष्टि में शिक्षा व्यवसाय है या सेवा? छात्रों के हित में क्या है? आपकी दृष्टि में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए या अंग्रेजी में, और क्यों? शिक्षा नीति निर्धारण का कार्य कार्यालयों में बैठने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को करना चाहिए या विद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को? शिक्षक कार्य के अतिरिक्त उन्हें अन्य सरकारी कार्यों में लगाने को आप कितना उचित मानते हैं? शिक्षा के माध्यम से देश की भावी पीढ़ी में राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने के लिए आप पाठ्यक्रमों में क्या बदलाव चाहेंगे? विद्यापीठ इन सवालों के साथ अब तक 5000 लोगों तक पहुंच चुका है। पूरे देश में ये सर्वे होगा और इसके बाद अगले साल भारतीय शिक्षण ग्रंथमाला तैयार की जाएगी। तो क्या उसके बाद सरकार उस ग्रंथमाला को आधार बनाकर शिक्षा प्रणाली में बदलाव का साहस दिखा सकेगी? लोग चाहते हैं, शिक्षक कर सकते हैं, पाठ्यक्रम बनाने वाले भी इससे सहमत है, तो सरकार तो सहमत है ही। फिर पूरे पाठ्यक्रम में बदलाव की ये तैयारियां कई चरणों में चलेगी। कोशिश ये भी कि घर के पूरे सिलेबस को ही बदल दिया जाए। यूनिवर्सिटीज में सिलेबस बनाने का काम बोर्ड ऑफ स्टडीज तय करता है, लिहाजा उन पर सिलेबस बनाने का भी दबाव बनाया जाएगा। भारतीयता के नाम पर, मेड इन इंडिया के नाम पर इसका मार्केट भी होगा। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि सिलेबस के नाम पर उग्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आरोपों का संघ किस तरीके से जवाब देता है। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इसके नतीजे क्या निकलते हैं और आगे किस तरह के सुझाव शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन को लेकर सामने आते हैं। इंडिया 9 बजे में आज इतना ही।